चलिए एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक होगा पंचवर्षीय योजना। हम लोग देखेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ेंगे। आप देखेंगे पंचवर्षीय योजना का जो इतिहास है, सर्वप्रथम भारत देश में पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन नहीं अपनाया गया। भारत देश से पूर्व भी पंचवर्षीय योजना कुछ देश में चला है। जानिए, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन रूस के थे और इनके द्वारा 1928 ईस्वी में रूस में पहली बार पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया। तो प्लानिंग कमीशन भारत देश में ही नहीं चला, इससे पहले रूस में चला था। जोसेफ स्टालिन के द्वारा वहाँ पर स्थापित किया गया था 1928 ईस्वी में। चलिए भारत देश के बारे में जानते हैं। भारत देश में पंचवर्षीय योजना को बारीकी से समझते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। आप जानते हैं कि आपका देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया को खूब लूटा गया है भारत देश को। आप देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा बर्बाद कर दिया गया। हमारी अर्थव्यवस्था को अंग्रेज लोग तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को, जो विकसित अर्थव्यवस्था है जैसे रसिया है, चाइना है, फ्रांस है, जो अग्रणी देश हैं, जो विकसित कंट्री है, उसके बराबर लाकर इस देश को खड़ा करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसके लिए आज़ादी से पूर्व ही प्लानिंग शुरू हो गया था। सर्वप्रथम देखेंगे 1934 ईस्वी में एक पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। आप देखेंगे कई पुस्तक में इस बात का जिक्र होता है। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो पुस्तक है, तो उसको बेस बनाकर हम लोग विकास का पैमाना देख रहे थे। 1934 की प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया देखेंगे, विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। तो उसमें क्या था कि देश को विकास के पथ पर ले चलने के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम होना चाहिए। 10 वर्षों का हम लोगों का प्लानिंग होना चाहिए कि प्रत्येक 10 वर्ष में एक प्लानिंग करेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, काम करेंगे। लेकिन इस चीज़ को नहीं अपनाया गया भारत देश में। इसके बाद नेक्स्ट लीजिए 1938 ईस्वी में देखेंगे पंचवर्षीय योजना का, भारत देश के लिए पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार करके देने वाले व्यक्ति थे पीसी महालनोबिस साहब। पीसी महालनोबिस साहब, जिन्हें कि सांख्यिकी का पितामह कहा जाता है, इनके बारे में जानिए। इन्हें सांख्यिकी का पितामह कहा जाता है और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो इनका एक आदत हुआ करता था, ये भ्रमण पर जाते थे, कभी रसिया, कभी चाइना। तो साल में आधा समय 6 मंथ ये घूमते रहते थे। कभी चाइना की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो कभी रसिया की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। और जो भी वहाँ से सीखते थे, प्रयास करते थे कि फिर उसको मिलाकर एक मॉडल तैयार किया जाए और भारत देश के लिए इस प्रकार का मॉडल लाया जाए। तो एक आदत हुआ करता था। पीसी महालनोबिस साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके परम मित्र हुआ करते थे। मित्रता काफ़ी गहरी थी। चर्चा में आया कि एक बार ये गए कैम्ब्रिज शहर घूमने के लिए, पीसी महालनोबिस साहब। और जब कैम्ब्रिज शहर घूमने के लिए गए तो इनका टिकट था रिटर्निंग का, और पढ़ाई का काफ़ी शौक़ था। कोई व्यक्ति विद्वान बनता है तो बहुत अध्ययन करने के बाद बनता है। तो कैम्ब्रिज शहर घूमने गए और वहाँ पर किंग्स कॉलेज के पास जो एक पुस्तकालय था, वहाँ अध्ययन कर रहे थे। और अध्ययन में सांख्यिकी का अध्ययन कर रहे थे। इतने मग्न हो गए कि इनको पता ही नहीं चला कि आज मेरा रिटर्निंग का टिकट है और भारत जाना है। तो इनका प्लेन छूट गया और बाद में पता चलता है कि जैसे ही प्लेन छूट गया, उसके बाद इनका इंटरेस्ट इतना आ गया सांख्यिकी के ऊपर कि उसके बाद सांख्यिकी का अध्ययन वहीं किंग्स कॉलेज में अपना दाखिला करवा लेते हैं और किंग्स कॉलेज में अध्ययन करते हैं। और उसके बाद सांख्यिकी का इतना अध्ययन किए कि सांख्यिकी जगत में उनको सांख्यिकी का पितामह कहा जाता है। आज भारत के पास जानते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो एक संगठन है,
जो भारत सरकार के लिए सबसे शुद्ध आंकड़ा निकाल कर देती है, उसके जन्मदाता यही पीसी महालनोबिस साहब हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र हुआ करते थे। तो जानिए 1938 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन का मॉडल तैयार करके देने वाले व्यक्ति यही थे, और मॉडल तैयार करके 1938 ईस्वी में दिया, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 मार्च 1950 ईस्वी को स्थापित किया। देखेंगे पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950। अब देखेंगे पंचवर्षीय योजना क्या है। एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में कहीं भी पंचवर्षीय योजना का कोई चर्चा नहीं है, वर्णन नहीं है। आप संविधान में देखेंगे कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। पर क्यों अपनाया गया? चूंकि देश को विकास के पथ पर ले चलना है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, कुछ योजना बनाना पड़ेगा विकास के पथ पर चलने के लिए। ऐसा कुछ है नहीं संविधान में, इसीलिए बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना संवैधानिक निकाय है या गैर संवैधानिक निकाय है, तो संविधान में इसका जिक्र है नहीं। ये गैर संवैधानिक निकाय है और परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है। तो ये संगठन 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ, और देखेंगे 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हो गया। 51 से 56 प्रत्येक 5-5 वर्ष का एक योजना बनाया जाता था और उस पर काम किया जाता था। यही हुआ पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, ठीक है, योजना तो बना लेंगे, ठीक है, तो उस पर काम करने के लिए कोई संगठन होना चाहिए। हम योजना बनाएंगे तो काम कौन कौन करेगा? काम करने के लिए एक संस्था का विकास किया गया, जिसको बोलते हैं एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को यह स्थापित किया गया संगठन एनडीसी। अब इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। तो एक संगठन बनाया गया एनडीसी, जो क्रियान्वयन करेगा, इस चीज़ के ऊपर काम करेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना को। पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन आता है कभी कभी, पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है, छठी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक है, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। या प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ। तो आप देखेंगे इसमें एक फार्मूला है, आप याद रखिए 3-2-2। आप देखेंगे 3 पंचवर्षीय योजना के बाद देखेंगे 3 वर्ष का गैप लगा है। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का गैप है, फिर 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप है, और फिर अगले 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप है। तो कुल मिलाकर, और उसके बाद लगातार कंटिन्यू है। जैसे देखेंगे 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का, 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना फिर 56 से 61, फिर 5 वर्ष जोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार से 5-5 जोड़ते जाएंगे। लेकिन याद रखना है 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का गैप, फिर 61 से 66 आ गया, और 66 से 69 3 वर्ष का योजना अवकाश काल लगा है। फिर देखेंगे 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 वर्ष का गैप, तो 3-2-2 याद रखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्लान किया गया कि देश को विकास के पथ पर ले चलना है, तो सर्वप्रथम हमको कृषि और सिंचाई के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम लोगों का लक्ष्य हो गया कृषि और सिंचाई, कृषि और सिंचाई के ऊपर काम किया जाए। तो लक्ष्य क्या हो गया? कृषि और सिंचाई। और हम लोग किस मॉडल पर काम किए हैं? हेरोड डोमर मॉडल। बताया जाता है 2 अर्थशास्त्री थे, एक हेरोड एक डोमर साहब, जो कि कृषि विशेषज्ञ भी थे, काफ़ी उनके पास आइडिया था, अनुभव था। तो उस मॉडल पर हम लोग काम किए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर काम किया है? कहेंगे हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल पर उनकी जो नीति थी उस पर हम लोग चले हैं, और उस पर कृषि और सिंचाई के लिए काम किया गया। और भारत आप जानते हैं कि किसानों का देश है, तो सर्वप्रथम हमको अगर विकास के पथ पर ले चलना है तो कृषि के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। आप देखेंगे कृषि के ऊपर काम करने के लिए कुछ नदी घाटी परियोजनाओं का विकास किया गया। देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल नदी घाटी परियोजना, हीराकुड नदी घाटी परियोजना। तो कुछ नदी घाटी परियोजना को बनाया गया विकास के लिए, और ख़ास करके सिंचाई के लिए।
क्योंकि किसान, आप जानते हैं कि कई किसान मानसून पर आश्रित होते हैं कि बारिश होगी फिर मैं फसल बोऊंगा और फिर खून पसीना बहाऊंगा, तो आश्रित रहते हैं कि, और बारिश ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाए, बारिश की स्थिति देखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। तो किसान को क्या चाहिए? सिंचाई चाहिए फसल के लिए। तो सिंचाई के लिए जल विद्युत परियोजना चलाया गया, और जल विद्युत परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। इसको समझिए, जैसे गंगा नदी है या नर्मदा नदी है, उसके ऊपर एक बांध बनाते हैं। नर्मदा नदी के ऊपर एक आप बांध बनाते हैं, और बांध में देखेंगे, बांध बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, जो जलभाग होता है, आप जल के प्रवाह को रोक लेते हैं, और जैसे ही जल के प्रवाह को रोकते हैं तो वहाँ इर्द गिर्द बहुत दूर तक जल का फैलाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं कृत्रिम झील का विकास हो जाना। और वहाँ पर कृत्रिम झील बन जाता है, और क्या करते हैं, वो जो बांध बनाते हैं तो ऊंचाई पर से उस जल को हम नीचे गिराते हैं। जब हम ऊंचाई पर से जल को गिराते हैं, और जहाँ पर गिराते हैं वहाँ हम टरबाइन लगा देते हैं, मशीन लगा देते हैं, और जिस मशीन पर वो जल गिरता है जल विद्युत उत्पन्न करते हैं, तो विद्युत का समस्या भी वहाँ से हम समाधान करते हैं। दूसरी बात, जब कृत्रिम झील, जब हम बांध बनाते हैं और जल का फैलाव इर्द गिर्द हो जाता है, तो क्या करते हैं कि वहाँ से नाले के समान बहुत दूर तक नहर निकालते हैं, और नहर निकालकर इस जल को क्या करते हैं कि बहुत दूर तक ले जाते हैं, और जल को बहुत दूर तक ले जाते हैं, और जहाँ से सिंचाई का प्रबंधन हो जाता है, यातायात का भी माध्यम हो जाता है। जब हम नहर बनाते हैं तो उसमें आप बोट से, छोटे से बोट से आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। एक जल विद्युत उत्पन्न आपने किया, यातायात का साधन भी हो गया, किसानों के लिए सिंचाई मिल गई। तो किसान के विकास के लिए नदी घाटी परियोजनाओं का विकास हुआ प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और आप जानते हैं कि जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, इनके द्वारा एक वाक्य दिया गया, ये बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर। किसानों के लिए असली मंदिर यही है, क्योंकि किसान को इससे अनाज मिलता है, इस पर आश्रित रहते हैं। इसीलिए आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजना को बोला गया। तो आप देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का ग्रोथ रेट निर्धारित किया गया था कि 2.1% लक्ष्य बनाया गया था कि हम विकास करेंगे, और 3.6% तक प्राप्त कर पाए। तो जितना हम लोगों का लक्ष्य था उससे अधिक हम लोग प्राप्त किए, तो सफलतम पंचवर्षीय योजना माना जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट आपको लिए चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अब देखेंगे प्लानिंग शुरू हुआ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहला जो 5 साल था 1951 से 56 तक हम लोग कृषि और सिंचाई के ऊपर फोकस किए और काम किए। अब असली विकास यदि चाहिए तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होना होगा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना होगा। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इंडस्ट्री, उद्योग जगत को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो उद्योग जगत के लिए लौह इस्पात कारखाना, आप देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पहला 51 से 56 और दूसरा 56 से 61। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चला है। और इसमें जो लक्ष्य था, याद रखिए, लक्ष्य बनाया गया उद्योग जगत को, उद्योग जगत में विकास करना। तो उद्योग जगत में विकास के लिए हम लोग जिस मॉडल पर काम किए, यह है पीसी महालनोबिस मॉडल। और आप जानते हैं कि भारत देश के ही थे पीसी महालनोबिस साहब, जो काफ़ी विद्वान थे और देश विदेश घूमते थे, और जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी लगती थी उसका इस्तेमाल करते थे भारत में। पीसी महालनोबिस साहब को जिस देश ने सबसे अधिक प्रभावित किया, जिसकी अर्थव्यवस्था, वो था रसिया की अर्थव्यवस्था। रसिया की अर्थव्यवस्था इनको काफ़ी प्रभावित किया था। तो चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, इसमें पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर काम किया गया, जिसमें आरबीडी स्थापित किया गया, लौह इस्पात कारखाना। शॉर्ट में आप याद रखें आरबीडी, आर से राउरकेला, ठीक है, बी से याद रखें भिलाई, और डी से दुर्गापुर। राउरकेला देखेंगे जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्थापित किया गया, राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। दूसरा देखेंगे भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ है,
छत्तीसगढ़ में पड़ता है भिलाई। ये देखेंगे रसिया के सहयोग से ये लौह इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया। और दुर्गापुर में जो लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। तो आपको बस 3 नाम याद रखना है कि RBD राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ये 3 लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया। तो उद्योग जगत के ऊपर विशेष फोकस किया गया, आप देखेंगे उद्योग जगत में, और विकास भी हुआ। विकास का लक्ष्य रखा गया था 4.5% तक, और हम लोग जो GDP का लक्ष्य रखा गया था कि 4.5% ग्रोथ रेट, जबकि 4.1% तक हम लोग प्राप्त कर पाए। तो पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61 हो गया। पहला में कृषि, दूसरा में लक्ष्य उद्योग, और तृतीय पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे 51 से 56, 56 से 61 और 61 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना आ गया 61 से 66। इसमें देखेंगे हम दोनों को मिक्स करके लक्ष्य बनाया गया कि अब उद्योग जगत के ऊपर भी काम करूंगा और कृषि सेक्टर के ऊपर भी काम करूंगा, मिलकर काम करूंगा। तो लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। अब आप 61 से 66 में आप देखेंगे बीच में एक ईस्वी सन आता है 1962, और एक ईस्वी सन आता है दूसरा आप लेंगे 1965। 1962 में भारत देश और चाइना के बीच युद्ध हुआ। 1965 देखेंगे पाकिस्तान से युद्ध हुआ। तो हिंदुस्तान का 2 देशों के साथ युद्ध होना, तो हमारी अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई। क्या आगे प्लानिंग करते? तो इसीलिए आप देखेंगे अगले पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था, क्योंकि हमारी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। 1962 में आप देखेंगे तिब्बत को लेकर एक लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। चाइना और भारत के बीच में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है तिब्बत, था अब नहीं है। तो इस तिब्बत का चाइना अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे सैन्य छावनी बढ़ा लेता था। तो उस वक्त देखा जाए जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो चाइना और भारत की मित्रता काफ़ी गहरी थी। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रधानमंत्री में मित्रता काफ़ी गहरी थी। तो जब इस प्रकार का काम हो रहा था, तिब्बत का अधिग्रहण चल रहा था, तो तिब्बत के एक नेता हुआ करते थे दलाई लामा, भारत आ गए और पंडित नेहरू से बोलते हैं कि देखिए आपकी मित्रता काफ़ी गहरी है, आप थोड़ा सा समझाइए, हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो पंडित नेहरू बोलते हैं कि देखिए धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा जगह है, आप लोग जिनको प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ आकर रहिए, तब तक हम बात करते हैं। ये गए बात करने के लिए कि ऐसा मत कीजिए और आप गलत कर रहे हैं, और चाइना से बिना पूछे दलाई लामा को भारत देश में जगह भी दिया गया, शरणार्थियों को हिमाचल प्रदेश में। तो इससे चाइना काफ़ी रुष्ट हो गया, और जिसका कारण हो गया 1962 का चाइना का युद्ध। और चाइना स्पष्ट बोला कि देखिए हमारे और आपके बीच में 1954 में लगा था पंचशील समझौता, और पंचशील समझौता में जो सबसे मुख्य बात था कि एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 5 बात में जो सबसे मुख्य था पंचशील समझौता में, एक दूसरे के आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप हमारे आंतरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किए, और यही रीजन बन गया 1962 के युद्ध का कारण। 65 में देखेंगे पाकिस्तान से भी युद्ध हो गया। तो 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, तो क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते? तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई, जो भी लक्ष्य रखा गया था उससे बहुत नीचे रहे। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में आप याद रखेंगे कृषि और उद्योग दोनों को मिलाकर लक्ष्य बनाया गया, और 1962 और 65 में चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसके चलते पंचवर्षीय योजना को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया। चूँकि ये गैर संवैधानिक निकाय है, तो विकास के लिए ऐसा कर रहे थे, और उस वक्त की जो वस्तु स्थिति बनी कि अब प्लानिंग नहीं किया जाता, पहले तो संभलना जरूरी था, फिर आगे विकास के पथ पर चलते। तो पंचवर्षीय योजना को 66 से 69 तक रोका गया, जिसको बोलते हैं योजना अवकाश काल। तो 3 पंचवर्षीय योजना लगातार चला है, उसके बाद 3 वर्ष का गैप, 66 से 69 3 वर्षों का गैप लिया गया। चलिए नेक्स्ट चौथी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। आप देखेंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक है। अब इसमें देखिए, इसमें लक्ष्य किस चीज़ को निर्धारित किया गया? आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो याद रखेंगे हम लोग कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया वो था आर्थिक आत्मनिर्भरता।
लेकिन आप देखेंगे 1921 से 1951 तक देखेंगे बहुत ही मंद गति से भारत देश की जनसंख्या बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे भारत देश की जनसंख्या बढ़ रही थी और 1951 के बाद जानते हैं कि हम लोग आज़ाद हो गए, तो कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो गए, ज़्यादा ही स्वतंत्रता मिल गई और इतनी स्पीड से जनसंख्या भारत देश की बढ़ी कि भाई सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया जनसंख्या को लेकर। अब देश को काम करना था आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर और काम करना पड़ा जनसंख्या के ऊपर। ये कहती थी कि मैं आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर काम कर रहा हूँ, लोगों का जो मांग होता था कि जनसंख्या के ऊपर काम होना चाहिए, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। और उसी 69 से 74 के बीच में आप देखेंगे 1971 ईस्वी में क्या हुआ था कि पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था और इसमें मुख्य हाथ इंदिरा गांधी का था। इंदिरा गांधी बढ़ावा दे रही थी बांग्लादेशियों के लिए। तो बांग्लादेशी जो परेशान थे उनके रहने के लिए, बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए इंदिरा गांधी भारत में जगह दी। तो असम के साइड में 10 लाख के आसपास लोग घुस गए। एक तो पहले से जनसंख्या को लेकर हम लोग समस्या में थे और ऊपर से बांग्लादेशी शरणार्थी 10 लाख के आसपास घुस गए, तो जनसंख्या को लेकर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। इसीलिए सरकार को आर्थिक आत्मनिर्भरता को छोड़कर इंदिरा गांधी को काम करना पड़ा परिवार नियोजन के ऊपर और जोर डालती थी नसबंदी करने के लिए। नसबंदी पर जोर डाला गया कि नसबंदी किया जाए, परिवार नियोजन के ऊपर काम किया जाए। तो ये था आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। अब देखिए पश्चिमी पंचवर्षीय योजना देखेंगे 1974 से 78, मात्र 4 वर्ष चला है। वैसे पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का होता है, 4 वर्ष ही क्यों चला? तो आप देखेंगे 1978 ईस्वी में सरकार बदल गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, सरकार चेंज हो गई तो इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए पंचवर्षीय योजना वहाँ पर रोका गया था 4 वर्ष में ही। तो पश्चिमी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78। अब इसमें देखेंगे कि लक्ष्य क्या था? गरीबी उन्मूलन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर तो काम करना ही था, साथ ही साथ गरीबी उन्मूलन कि गरीबी को जड़ मूल से हम लोग समाप्त करेंगे। अब सरकार बोलती थी, इंदिरा गांधी बोलती थी कि हम गरीबी हटाएंगे और जनता आती थी जनसंख्या प्रॉब्लम लेकर और इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया कि जनसंख्या के ऊपर ही मूल फोकस करना पड़ा और काम करना पड़ा। आप देखेंगे कि 1976 ईस्वी में 1974 से 1978 के बीच में आता है 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा एक जनसंख्या नीति लाई गई, जनसंख्या नीति 1976। आप देखेंगे उसमें निर्धारित किया गया कि लड़कियों की शादी के लिए 15 वर्ष यानी 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की लड़कियां शादी नहीं करेगी और लड़कों के शादी के लिए निर्धारित किया गया 18 वर्ष कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे शादी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे बहुत हद तक जनसंख्या को रोका जा सकता है। बाल विवाह होता था और बच्चे समझदार होते नहीं और जनसंख्या धारा प्रवाह बढ़ रहा था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा जनसंख्या नीति 1976। तो आप देखेंगे पश्चिमी पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 78 है, इसमें 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 लाई गई, जिसमें लड़कियों के शादी की आयु निर्धारित कर दी गई 15 वर्ष और लड़कों के शादी के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया। अब देखेंगे इसमें जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती थी। मतलब जो 2 बच्चे पर नसबंदी कराएंगे उनको 150 रुपया दिया जाएगा, जो 3 बच्चे पर नसबंदी कराएंगे उनको 100 रुपया पारितोषिक दिया जाएगा और जो 4 बच्चे पर भी नसबंदी करवा लेते हैं तो उनको 75 रुपया का पारितोषिक दिया जाएगा। उस वक्त 100-150 रुपया का महत्व हुआ करता था। तो सरकार इस चीज़ को भी लाकर प्रयास की कि जितना जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सके। और जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई तो सरकार चेंज हो गई, इसीलिए इस पंचवर्षीय योजना को 78 के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रोक दिया गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में हुई है। पहले इसको समझिए। 78 में जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, इसीलिए 78 में इस पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया चूँकि सरकार चेंज हो गई थी। और फिर से 80 से इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई सरकार आ गई, इसीलिए छठी पंचवर्षीय योजना पुनः प्रारंभ किया गया 80 से 85। अब चलिए इसमें लक्ष्य क्या रखा गया।
लक्ष्य रखा गया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या है इसको समझिए। याद होगा पश्चिमी में लक्ष्य बनाया गया था आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं गरीबी उन्मूलन। तो आर्थिक आत्मनिर्भर भी होंगे हम लोग और गरीबी के निवारण के लिए भी काम करेंगे, ये लक्ष्य था पश्चिमी अर्थव्यवस्था में। तो पश्चिमी अर्थव्यवस्था में हम लोगों को जनसंख्या के ऊपर काम करना पड़ा, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम करना पड़ा। तो ये काम तो हो नहीं पाया जो हमारा लक्ष्य था आर्थिक आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन। तो उसी चीज़ को पुनः अगली अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करना, मतलब रोल करके वो उसी योजना को आगे बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। जो पश्चिमी अर्थव्यवस्था का प्लानिंग था वो छठी में आ जाना। तो ये रोलिंग प्लान के जन्मदाता कौन है? ये रोलिंग प्लान के जन्मदाता गुरनाल मिर्डल साहब। आप देखेंगे कि भारत में इसे लागू करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है डीटी लकड़वाला साहब। ये भारत में लागू किए और भारत में देखेंगे जो जीडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.2% ग्रोथ रेट, इतना वृद्धि दर, और हम लोग प्राप्त कर पाए 5.54%। तो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया छठी अर्थव्यवस्था में उससे अधिक कहीं हम लोग प्राप्त किए। तो 80 से 85 छठी अर्थव्यवस्था हो गई। 7वीं अर्थव्यवस्था में देखेंगे 85 से 90। अब इसमें देखेंगे लक्ष्य क्या था? समग्र रूप से उत्पादकता के ऊपर काम करना और अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये हमारा लक्ष्य था कि समग्र रूप से उत्पादकता के ऊपर काम करेंगे, साथ ही साथ अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। और आप देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो नारा लगा, जो नारा चला, भोजन काम और उत्पादन का नारा, भोजन काम और उत्पादन का नारा। और इसमें आप देखेंगे कि ग्रोथ रेट तो 5% लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इससे कहीं अधिक 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी हम लोग प्राप्त किए। 6.02% ग्रोथ रेट पाया गया, लक्ष्य था 5%। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। आप देखेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 बताया जाता है। इसमें लक्ष्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। मानव संसाधन आप जानते हैं मनुष्य, तो मानव संसाधन का विकास, मनुष्य का विकास, यानी मनुष्य तो हर सेक्टर में कृषि जगत के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आप देखेंगे उद्योग में भी काम कर रहे हैं और सर्विस में भी काम कर रहे हैं। तो मानव संसाधन का विकास मतलब तीनों सेक्टर का विकास, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आप जानते हैं प्राथमिक में कृषि पशुपालन आता है, द्वितीयक में मोटे तौर पर आप लेंगे तो उद्योग जगत आता है और तृतीय में सर्विस सेक्टर आता है। तो तीनों सेक्टर का विकास एक साथ होना। अब इसमें देखेंगे इसी बीच में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला, काम किया गया रोजगार के लिए। और इसमें देखेंगे जीडीपी ग्रोथ रेट निर्धारित किया गया था कि 5.6% लक्ष्य निर्धारित किया गया, जबकि 6.8% तक प्राप्त किया गया। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को भी आप सफलतम बोल सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना आप देखेंगे 1997 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना है। अब इसमें देखिए, इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जनसंख्या निवारण के ऊपर फिर से काम किया जाए। तो लक्ष्य निर्धारित किया गया 1997 से 2002 में कि 2045 तक जनसंख्या निवारण, मतलब दूरगामी लक्ष्य बनाया गया कि धीरे धीरे उसके ऊपर काम करेंगे। और 1997 से 2002 के बीच में आता है 2000। तो 2000 ईस्वी में जनसंख्या नीति 2000 लाया गया। इसमें क्या किया गया कि शादी करने के लिए लड़कियां और लड़कों की आयु निर्धारित की गई। लड़कियों के लिए 18 वर्ष, जनसंख्या नीति 2000 में निर्धारित किया गया कि अब लड़कियां 18 वर्ष के बाद ही शादी कर पाएगी और लड़के 21 वर्ष के बाद शादी कर पाएंगे। ये जनसंख्या नीति 2000 लाया गया जनसंख्या नियंत्रण के लिए। और लक्ष्य क्या था कि 2045 तक धीरे धीरे ही सही पर जनसंख्या निवारण हम लोग करेंगे, जनसंख्या नियंत्रित करेंगे। इसके बाद देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 10वीं 11वीं एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, नहीं कहीं नहीं पूछा गया है, इसीलिए चलिए आ जाते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना में। अंतिम जो पूछा गया है, आप देखेंगे एग्जाम में कई बार 12वीं पंचवर्षीय योजना से लक्ष्य पूछा गया है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य था समावेशी विकास, सबका विकास, सबका साथ, हर सेक्टर में विकास करना, समावेशी विकास करना।
ठीक है। अब तो हालांकि सरकार देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ ध्यान दे रही है, तो विकास होना चाहिए लेकिन प्राकृतिक संपदा को बचाते हुए विकास का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री को लगाने के लिए हम पेड़ पौधा को कटवाना शुरू कर दिए तो ये विकास नहीं हुआ। तो सरकार भी बढ़ावा दे रही है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे सोलर सिस्टम, इसको बढ़ाएंगे तो ये प्राकृतिक पर कुछ इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अब तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना जो देखेंगे 2012 से 17 था, इसमें था समावेशी विकास। अब देखेंगे इसी बीच में जब सरकार चेंज हो गई तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। 1951 से आप देखेंगे 1951 से पाएंगे 1914 तक योजना आयोग काम किया, प्लानिंग कमीशन काम किया, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 से इस पंचवर्षीय योजना का शेष भाग नीति आयोग के द्वारा काम किया गया। अब आप देखेंगे कि नीति आयोग आखिर क्यों लाया गया, क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है बीजेपी की सरकार, इनके द्वारा बताई गई कि बीते कुछ वर्षों में ये योजना आयोग अप्रासंगिक नहीं रह गया, अप्रासंगिक हो गया है। अब ये तंत्र बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि बताया गया कि भारत विविधताओं में एकता का प्रतीक है, विविधता से भरा हुआ है, हर राज्य की अलग अलग समस्याएं हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि केरल राज्य के पास, आप केरल में देखेंगे तो साक्षरता दर सबसे अधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अब सपोज कीजिए कि योजना आयोग में प्लानिंग किया जाता साक्षरता के ऊपर काम करने के लिए, तो उसमें बिहार राज्य के लिए तो फायदा होता पर केरल के लिए कुछ फायदा नहीं होता। तो सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। तो नीति आयोग जो बनाया गया लेटेस्ट, इसका प्लानिंग ये है कि नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करेगा, मतलब जिसमें कुशल एक्सपर्ट लोग सब होंगे और अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं होगी, तो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाएगी और उस अनुरूप, जैसे हमको कृषि के ऊपर काम करना है तो वो लोग कृषि वैज्ञानिक होंगे, जो एक्सपर्ट होंगे उनको भेजेंगे, उस हिसाब से हम अपने विकास का काम अपने राज्य में करेंगे। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। और पहले योजना आयोग हर एक के साथ बराबर बर्ताव करती थी कि जनसंख्या के ऊपर काम करना है तो जनसंख्या के ऊपर, साक्षरता के ऊपर काम करना है तो 28 राज्य में साक्षरता के ऊपर। और ये जो बीजेपी की सरकार है ये नीति आयोग लेकर आई कि जिस राज्य की जो समस्या है उस हिसाब से डील किया जाएगा, तो इसीलिए नीति आयोग को लाया गया। तो ये था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।